दोस्तों सोचिए, एक लड़की अपने ही प्रेमी को ऐसी धमकी देती है कि उसके पास मौजूद कुछ निजी तस्वीरें वायरल करने की बात कहकर उसे अपने इशारों पर नचाने लगती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पहले एक आदमी गायब होता है, फिर जंगल से उसकी लाश मिलती है और जिस लड़की पर पुलिस को सबसे ज़्यादा शक होता है, कुछ दिन बाद उसी लड़की की लाश भी उसी इलाके के जंगल से बरामद हो जाती है। अब सवाल था, इन दोनों हत्याओं के पीछे आखिर कौन था? और सबसे बड़ा सवाल, अगर राखी ही इस पूरे मामले की मास्टरमाइंड थी तो फिर उसकी हत्या किसने की? आज की कहानी इसी बेहद उलझे हुए मामले की है। तो चलिए शुरुआत से समझते हैं। 16 अप्रैल की शाम विक्रांत नाम का एक सरकारी कर्मचारी अपने घर से बाहर निकलता है। जाते समय वह अपनी पत्नी और बच्चों से बात करता है और बताता है कि उसे कुछ काम से बाहर जाना है। लेकिन उस शाम के बाद विक्रांत का फोन नहीं उठता। घर वाले इंतजार करते रहते हैं। रात होती है, पत्नी दोबारा फोन करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। अगली सुबह जब भी विक्रांत वापस नहीं आता तो उसकी पत्नी को चिंता होने लगती है। वह रिश्तेदारों और दोस्तों से पूछती है, लेकिन किसी को भी विक्रांत के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। हर जगह विक्रांत को ढूंढा जाता है, मगर दोस्तों उसका कोई भी सबूत नहीं मिलता। आखिरकार उसकी पत्नी पुलिस स्टेशन पहुंचती है और विक्रांत की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती है। लेकिन पुलिस को एक नाम बार बार सुनाई देता है, राखी। पत्नी पुलिस को बताती है कि राखी का उसके पति के साथ संबंध था और उसे शक है कि कहीं राखी ने ही विक्रांत को किसी मुसीबत में तो नहीं फंसा दिया। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सुराग कौन था? दोस्तों वो थी राखी। पुलिस राखी तक पहुंचती है और उससे पूछताछ करती है। राखी पुलिस के सामने आत्मविश्वास से बात करती है। उसका कहना था कि किसी के साथ रिश्ता होने कोई अपराध नहीं है और अगर विक्रांत गायब है तो उसके लिए सीधे उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उस समय पुलिस के पास राखी को गिरफ्तार करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं था, इसलिए पुलिस वहां से लौट आती है। लेकिन उसी दिन शाम को एक और खबर आती है। सहारनपुर के जंगल के पास एक नाले के किनारे किसी व्यक्ति की लाश दिखाई देती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। लाश काफी खराब हालत में थी। चेहरे को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया गया था और शरीर पर गोली लगने के भी निशान थे। पुलिस के मन में तुरंत सवाल आया, कहीं विक्रांत तो नहीं है जो पिछले दिन से गायब है? लाश की पहचान कराई जाती है। जांच और डीएनए की प्रक्रिया के बाद जो सच सामने आता है उससे पूरा मामला बदल जाता है। दोस्तों वो लाश थी विक्रांत की। अब गुमशुदगी का मामला हत्या में बदल चुका था। पुलिस फिर से राखी की तलाश शुरू करती है। जब पुलिस राखी का बैकग्राउंड खंगालती है तो उसके बारे में कई बातें सामने आती हैं। बताया जाता है कि वह सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती थी। उसके कई लोगों से संबंध थे। पुलिस को शक होने लगता है कि शायद विक्रांत की हत्या में राखी का हाथ हो सकता है। लेकिन जब पुलिस राखी को ढूंढने उसके घर पहुंचती है तो वहां नहीं मिलती। अब शक और गहरा जाता है। एक तरफ विक्रांत की हत्या हो चुकी थी और दूसरी तरफ राखी अचानक गायब हो गई। पुलिस राखी को तलाशती रहती है। फिर करीब 10 दिन बाद उसी जंगल से एक और खबर आती है। इस बार झाड़ियों के बीच एक महिला की लाश पड़ी होने की सूचना मिलती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। लाश की हालत खराब थी। चेहरे को बिगाड़ने की कोशिश की गई थी और शरीर पर धारदार हथियार से हमले के निशान थे। जांच के बाद पता चलता है कि वह लाश किसी और की नहीं बल्कि राखी की थी। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया। जिस लड़की की पुलिस विक्रांत की हत्या के मामले में तलाश रही थी उसकी खुद हत्या हो चुकी थी, तो फिर असली कातिल कौन था? पुलिस ने अब विक्रांत और राखी के फोन रिकॉर्ड, चैट और उनके संपर्क में रहने वाले लोगों की जांच शुरू की। यही जांच में 2 नाम सामने आते हैं, सुधार चौहान और कपिल चौहान। जांच में पुलिस को पता चलता है दोनों का संपर्क राखी और विक्रांत से था। इसके बाद पुलिस 16 अप्रैल की घटनाओं को जोड़ना शुरू करती है।
सीसीटीवी और लोकेशन जैसी जानकारियों से पुलिस को पता चलता है कि उस दिन विक्रांत और राखी एक जगह पहुंचे थे। वहां एक पार्टी चल रही थी। पार्टी में शराब चल रही थी और कुछ लोग मौजूद थे। जांच के मुताबिक इस पार्टी के दौरान राखी ने विक्रांत के सामने एक ऐसी मांग रखी जिसने पूरी कहानी की दिशा बदल दी। बताया जाता है कि राखी चाहती थी कि विक्रांत मेरठ में जिस प्रॉपर्टी को खरीदने की तैयारी कर रहा था वह उसके नाम कर दे। विक्रांत ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। राखी ने कथित तौर पर विक्रांत को उसकी निजी तस्वीरें और वीडियो के नाम पर धमकाना शुरू कर दिया, लेकिन विक्रांत फिर भी तैयार नहीं हुआ। इसके बाद स्थिति अचानक बेहद खतरनाक हो जाती है। आरोप है कि राखी ने पिस्टल निकालकर विक्रांत पर गोली चला दी। विक्रांत घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। अब वह मौजूद बाकी लोगों के सामने सबसे बड़ा सवाल था, अगर विक्रांत जिंदा बच गया तो क्या होगा। यहीं से कहानी में सुधार चौहान की भूमिका सामने आती है। आरोप है कि राखी ने सुधार चौहान पर भी दबाव बनाया और उसे हत्या में शामिल होने के लिए मजबूर किया। बताया गया कि राखी के पास सुधार से जुड़ी निजी तस्वीरें और वीडियो थे और वह उन्हें सार्वजनिक करने की धमकी दे रही थी। यानी मामला सिर्फ प्यार का नहीं रह गया था, अब इसमें ब्लैकमेल, डर और अपनी पहचान बचाने की कोशिश भी जुड़ चुकी थी। इसके बाद आरोप है कि सुधार चौहान और उसके साथी ने विक्रांत पर कई गोलियां चलाईं। जब उन्हें लगा कि विक्रांत की मौत हो चुकी है तो उसकी पहचान छिपाने के लिए उसके चेहरे को भी नुकसान पहुंचाया गया। इसके बाद लाश को बोरी में रखकर नहर के पास ले जाया गया और उसे ठिकाने लगाने की कोशिश की गई। उन्हें लगा कि शायद पुलिस कभी भी उन तक पहुंच जाएगी, लेकिन पुलिस ने विक्रांत की लाश बरामद कर ली। अब कहानी का अगला हिस्सा और भी चौंकाने वाला था, क्योंकि पुलिस का शक धीरे धीरे राखी पर बढ़ रहा था। लेकिन राखी खुद इस दुनिया में नहीं थी, उसकी हत्या हो चुकी थी। अब पुलिस को समझ आ गया कि अगर राखी की हत्या भी उसी साजिश का हिस्सा है तो इसके पीछे कोई ऐसा व्यक्ति जरूर है जो पूरे मामले को हमेशा के लिए दबाना चाहता था। जांच आगे बढ़ी। फोन रिकॉर्ड, लोकेशन, संपर्क और पार्टी में मौजूद लोगों की जानकारी को आपस में मिलाया गया। धीरे धीरे पुलिस की जांच सुधार चौहान और कपिल चौहान तक पहुंचती है। पुलिस ने दोनों से पूछताछ शुरू की और कथित तौर पर घटनाओं की कड़ियां जुड़ने लगीं। जांच के मुताबिक विक्रांत की हत्या के कुछ दिन बाद राखी को भी एक फार्म हाउस की पार्टी के बहाने बुलाया गया। बताया गया कि वहां विवाद हुआ और फिर राखी की हत्या कर दी गई। आरोप है कि धारदार हथियार से उस पर हमला किया गया और बाद में उसकी लाश को फार्म हाउस के पास जंगल में फेंक दिया गया। यानी जिस लड़की को पुलिस पहले विक्रांत की हत्या की सबसे बड़ी संदिग्ध मान रही थी, वही लड़की खुद इस साजिश का शिकार बन चुकी थी। और इसी वजह से पूरा मामला इतना उजल गया था कि एक तरफ विक्रांत की लाश जंगल से मिली, दूसरी तरफ राखी भी उसी तरह रहस्यमय तरीके से गायब हुई और फिर उसकी लाश बरामद हुई। लेकिन पुलिस ने दोनों मामलों को अलग अलग देखने की बजाय जब उनके बीच की कड़ियां जोड़नी शुरू की तो पूरी कहानी धीरे धीरे सामने आने लगी। इस मामले में सबसे अहम बात यही थी कि शुरुआत एक गुमशुदगी की रिपोर्ट से हुई थी। एक पत्नी ने अपने पति के गायब होने की शिकायत पुलिस से की थी। उस शिकायत में एक नाम सामने आया, राखी। पुलिस ने राखी को तलाशना शुरू किया। फिर विक्रांत की लाश मिली, उसके बाद राखी की लाश मिली और आखिरकार पुलिस की जांच उन लोगों तक पहुंची जिनका संपर्क दोनों से था। यानी जिस अपराध को आरोपियों ने शायद एक परफेक्ट क्राइम समझा था, उसी अपराध में छोटी छोटी गलतियां पुलिस के लिए सुराग बनती चली गई। किससे फोन पर बात हुई, कहाँ गए थे, किसके साथ पार्टी हुई, किसकी लोकेशन कहाँ मिली और किसका संपर्क किससे था। पुलिस ने इन सभी कड़ियों को जोड़कर जांच को आगे बढ़ाया। इसी पूरी कहानी से एक बात साफ समझ में आ गई, किसी अपराध को छिपाने के लिए किया गया दूसरा अपराध अक्सर पहली सच्चाई को और बड़ा सुराग बना देता है। इस मामले में भी यही हुआ। एक गुमशुदगी से जांच शुरू हुई, फिर एक हत्या सामने आई और फिर दूसरी हत्या ने पूरे केस को पलट दिया और आखिरकार पुलिस उस कथित साजिश तक पहुंच गई जिसके पीछे कई लोग शामिल बताए गए थे। तो यही थी विक्रांत और राखी से जुड़े इस सनसनीखेज मामले की पूरी कहानी। लेकिन ऐसे मामले में सबसे डरावनी बात सिर्फ हत्या नहीं होती, सबसे डरावनी बात होती है कि इंसान अपने राज को छुपाने के लिए किस हद तक जा सकता है।
अगर आपको ऐसी सच्ची क्राइम कहानियाँ पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों आपने देखा कि गलत काम का नतीजा गलत होता है। पहले राखी ने विक्रांत को मारा और दोस्तों जिस तरह राखी ने जिनको प्रेशर डाला और उन लोगों ने मिलकर राखी का कत्ल कर दिया। दोस्तों एक कत्ल को छुपाने के लिए दो कत्ल हुए। अब क्या होगा, इन दोनों को जेल काटनी पड़ेगी। तो दोस्तों आज की कहानी यही थी।